सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। ऊपर से ब्रेन उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, हर तरह से सेंसिटिव पार्ट है, इंजरी वाइज भी सेंसिटिव पार्ट है। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई सिंपल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिहाज से भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है। और अगर हमारे को यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस लिहाज से भी सेंसिटिव पार्ट है। अब है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का कॉन्सेप्ट ये है कि एस्ट्रोसाइट जोन है ना, अपने आप को फुली अरेंज कर लेते हैं। जहाँ जहाँ ब्रेन की में कैपिलरीज या ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ वहाँ उसके साथ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जब ये एस्ट्रोसाइट जोन है, जिनकी इतना ब्रांचिंग, इनकी वेस्ट ब्रांचिंग होती है, अपने आप को कैपिलरीज के गिर्द लपेट लेते हैं और कैपिलरीज की वॉल्स को कवर कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? तो वहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, जिसको हम वो किस पे बेस करता है? कैपिलरी की वॉल एंड जो एस्ट्रोसाइट्स की जो ब्रांचिंग सिस्टम उसके साथ मिल गया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर कैपिलरी वॉल एंड एस्ट्रोसाइट, लेयर्स ऑफ एस्ट्रोसाइट जो है आपस में मिलकर एक बैरियर बना रही हैं, एक रुकावट बना रही हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी इन्फेक्शन के लिहाज से। हम लोग दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं या हम बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, जो हम अपने नाक, कान, गले, ब्लड या खाने में शामिल करके उसको ब्लड में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो ब्रेन की बहुत रिच सप्लाई है, बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई है। ब्रेन के बिल्कुल सेंटीमीटर मिलीमीटर्स तक भी कैपिलरीज फैली होती हैं। जब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं, ये हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड में से जो भी आपके खुराक जा रही है बॉडी के जितने भी पार्ट्स में, वहाँ से केमिकल्स या कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो निकल के टिश्यू में आती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वो ब्लड में जाती है। इसी तरह जैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड से निकल के हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक जाती है। तो इस तरह केमिकल सब्सटेंसेस भी बहुत सारे हैं जो ब्लड से निकल के बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में जा सकते हैं। इस ब्रेन में भी इसी तरह हो सकता है। अब अगर ब्रेन में वो चले जाएँ तो इन्फेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन ब्रेन का मोस्टली ऐसे होते हैं, एक मेनिंजाइटिस होता है, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, ये वो ब्रेन को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। और जब ब्रेन एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो जैसे आपको पता है कि न्यूरॉन रेप्लिकेट नहीं होते, तो इसका मतलब है कि अब ब्रेन डैमेज अगर किसी भी पार्ट का बॉडी के फॉर एग्जाम्पल हो रही, किसी भी टाइम पे ब्रेन डैमेज हुआ है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो वो उनकी पूरी एक ज़िंदगी के लिए जो उनकी है उनका एक लॉस हो जाता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल हेल्प है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब ये बैरियर बन गया, किससे बना? एस्ट्रोसाइट की लेयर से और कैपिलरी की वॉल से। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये कुछ चीज़ों को ब्लड से ब्रेन के अंदर जाने देगा, ब्रेन टिश्यू के अंदर जाने का, और कुछ चीज़ों को ब्रेन से ब्लड के अंदर आने देगा और कुछ को बिल्कुल ही मना कर देगा, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड लिपिड सोलबल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, इनको ब्रेन के अंदर परमिशन देगा कि वो जा सकते हैं। और जो कम्प्लीटली पार्शली ब्लॉक लाइक लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ब्रेन को लिए डैमेज हो सकती हैं, उनको भी रोक सकता है। इनऑर्गेनिक माइनो एसिड एक्सेट्रा, तो ये इनको कम्प्लीटली और पार्शली ब्लॉक करता है। न्यूरोग्लिया की डिफरेंट थर्ड टाइप है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, लोकेटेड अराउंड द न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज एंड क्लस्टर्स एंड अलोंग द लेंथ ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, फॉर्म एंड एंड माइलिन इन these areas। सिंपल के जो श्वान सेल्स का जो रोल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में था कि वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन को कवर कर रहा था ताकि वो उसको प्रोटेक्ट भी कर सके और उसका नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को भी तेज़ कर सके। तो वो यही काम जोन सा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जोन से हैं, वो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कर रहे हैं, माइलिनेशन में इन्वॉल्व हैं, माइलिनेशन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको पिक्चर दे के अभी समझाती हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया में जो थर्ड टाइप है वो एपेंडाइमल सेल है। ये फॉर्म द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, असिस्ट इन फ्लो ऑफ CSF। ये किस तरह करता है? हम इसका क्या रोल है? हमने ब्रेन में, आपने FSC में पढ़ा होगा या अगर आपने नेट में पढ़ लिया है, तो ब्रेन के ऊपर एक हल्के से पानी की एक लेयर होती है और ब्रेन के अंदर भी कुछ कैविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक फ्लूइड जमा होता है और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी एक फ्लूइड की एक लेयर होती है। इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये न्यूट्रिशन में, ब्रेन और पूरे नर्वस सिस्टम की न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा होता है और एक प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि ये आप देखा कि जब भी कोई लिक्विड चीज़ किसी चीज़ से हिट करती है तो उसमें इतना डैमेज नहीं होता जितना एक सॉलिड चीज़ किसी चीज़ को हिट करेगी या कहीं ही खुद ही हिट होगी तो डैमेज होगा।
तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द, ब्रेन के अंदर कुछ जगह में, और पूरे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये एक पानी की एक हल्की सी लेयर बना रहा होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं CSF। अब ये CSF वहीं होगा जहाँ जहाँ पे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन हो गए, या जहाँ पे सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गए। एपेंडाइमल सेल का क्या काम है? एपेंडाइमल सेल जो उनसे हैं, ये इस CSF को बनाते भी हैं और इसकी मूवमेंट भी करवाते हैं। लाइक पानी है, ये अगर एक जगह तो नहीं ठहर सकता ना, तो इसकी मूवमेंट भी होती है। और मूवमेंट कैसे होती है? यहाँ पे बताया हुआ है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर लाइनिंग बनाते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर, जिन पे ये फ्लूइड होता है, और वहाँ से एक से दूसरे से तीसरे में मूवमेंट करता रहता है। अब 4 वेंट्रिकल्स में 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं दोनों साइड्स पे ब्रेन के, राइट लेफ्ट। उसके बाद 3rd वेंट्रिकल होता है, और उसके बाद 4th वेंट्रिकल होता है, और 4th वेंट्रिकल के बाद ये जो फ्लूइड है ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। लाइक 3rd वेंट्रिकल में एक दूसरे नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, इस पर आप लोग गौर करें। दोज दैट फॉर्म द क्रोइड प्लेक्सिस ऑफ वेंट्रिकल सेक्रीट SF। क्रोइड प्लेक्सिस एक छोटा टिश्यू होता है ब्रेन का, जो इन एपेंडाइमल सेल से मिलकर बना होता है, और ये हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स है उसके अंदर पाया जाता है। अब लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्रोइड प्लेक्सिस से CSF प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ये जाएगा 3rd वेंट्रिकल में, 3rd से 4th में, 4th से स्पाइनल कॉर्ड में, और इसी तरह जो उनसे है 4th से ही जो उनसे स्मॉल ओपनिंग्स के जरिए ये ब्रेन के इर्द की जो मेनिंजीज होती हैं, जहाँ सब रेक्रोइड स्पेस होती है, इसमें मूवमेंट के लिए चाहिए चला जाइए, प्रोटेक्शन ये जो भी इसका स्पेस है वहाँ चला जाएगा। मूवमेंट कैसे करता है? एपेंडाइमल सेल्स के ऊपर छोटे छोटे सीलिया, जैसे हमारी स्किन के ऊपर बाल बने होते हैं ना, बाल हैं, तो इस तरह एपेंडाइमल सेल के ऊपर छोटे छोटे सीलिया बने होते हैं, वो सीलिया मूवमेंट करते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से ये जो फ्लूइड है ये मूवमेंट करता है। फिर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के जहाँ जहाँ भी ये डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ कहाँ ये CSF हो सकता है। तो एपेंडाइमल सेल का रोल है CSF की सेक्रीशन में भी और CSF की मूवमेंट दोनों में। 4th एंड द फाइनल टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया इज द माइक्रोग्लिया। दे आर स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट न्यूमरस। सबसे स्मॉल न्यूमरस होते हैं, और ये लेकिन ये पूरे ब्रेन में पाए जाते हैं, थ्रू आउट द ब्रेन होते हैं। इनका मेन जो काम है वो ये है कि ब्रेन में खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी होती है, और बॉडी पे जहाँ भी इंजरी होगी वहाँ पे बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे डैमेज भी होगा, ठीक है। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे टिश्यू भी डैमेज होगा। टिश्यू जब डैमेज होगा तो टिश्यू मर भी सकता है, वहाँ पे उनकी जो डेब्रीज पड़ी होंगी, वहाँ पे उनका एक डेड टिश्यू पड़ा होगा, जो अगर बहुत ज़्यादा देर पड़ा रह जाए तो बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यू हैं जो बच गए हैं इंजरी से, जो रिकवर कर गए हैं, उनको भी खतरा डाल सकता है। वहाँ पे मतलब लाइक पस प्रोड्यूस हो सकती है, वहाँ पे फर्दर एक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे आप समझ लें कि एक जगह गंदी है, ठीक है ना, वहाँ पे हमने अपने घर की सफाई की और उसके बाद हमने अपने घर का जो कूड़ा है ना वो बाहर दरवाजे पे फेंक दिया। अब वो कूड़ा वहाँ पड़ा रहेगा तो मोस्ट चांसेस हैं कि वो कूड़ा जो उनसे है उसमें मज़ीद गंद बला पैदा हो जाए, वहाँ पे गलना सड़ना शुरू हो जाए, तो मज़ीद एनवायरनमेंट ख़राब होगा। तो इसी तरह जो है बॉडी के हर टिश्यू में कोई भी इंजरी होती है तो उसके बाद एक थोड़ा सा डैमेज है, एक थोड़ा सा लाइक पस सेंसेशन कह लें, या डेब्रीज प्रोड्यूस होते हैं, डैमेज टिश्यू पड़ा होता है। तो माइक्रोग्लिया का क्या काम है? माइक्रोग्लिया इस टिश्यू को, ये डैमेज जो डेब्रीज हैं, डैमेज टिश्यू है, इसको खा जाते हैं एज ए फेजोसाइट। जैसे हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक सेल्स होते हैं मोनोसाइट, ठीक है ना, वो जहाँ भी बॉडी में इंजरी होगी वो सेल उस जगह पर ट्रांसफ़र कर जाएंगे और वहाँ पे जाके उस जो डैमेज टिश्यू है उसको खाना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली खुद भी डेथ हो जाएगी और तब तक वो डैमेज टिश्यू को भी खा चुके होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेजोसाइटोसिस। तो ये एज ए एक्ट व्हेन इंजरी अकर दे माइग्रेट एंड बिकम फेजोसाइट, रिमूव डेब्रीज एंड डैमेज टिश्यू, ठीक है ना। तो ये जहाँ अगर कहीं ब्रेन में इंजरी हुई है तो वहाँ पे ये मूव कर जाएंगे ब्लड के थ्रू, और उसके बाद ये फेजोसिटिक एक्शन करेंगे कि उस डैमेज टिश्यू को खा लेंगे और उस जगह को साफ़ कर देंगे। मे भी हो सकता है कि कुछ पस वगैरह बन जाए जिसको हम ब्रेन एब्सेस बन जाती हैं, लेकिन वो भी यही बात होती है कि जहाँ भी एब्सेस बॉडी में अगर कहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन हुआ था और वहाँ पे ब्लड ने जाके अपना इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो किया है, इम्यून रिस्पॉन्स जो उसका, और उसके बाद ये जो है अब ये पूरे एरिया, वैसे पूरा एरिया क्लीन हो चुका है, लेकिन अब ये जो उसका रेमिनेंट्स है या उसका जो बाकी बच जाने वाला डैमेज टिश्यू था वो पड़ा हुआ है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बस या तो पस ड्राई हो जाएगी या बहुत ज़्यादा तो उसको निकाल दिया जाएगा, या इतनी ही कम होगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और जो डेड टिश्यू था वो रिमूव हो गया। डेड टिश्यू कोई भी वजह हो सकती है, ब्रेन इंजरी की, रोड साइड एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई सर्जरी, ब्रेन सर्जरी की गई थी उसके बाद जो उनसे अब लाइक कोई ट्यूमर रिमूव किया गया लेकिन थोड़ा सा ब्रेन टिश्यू भी डैमेज हुआ है तो वो भी ऐसे डैमेज टिश्यू ही पड़ा रहेगा। तो माइक्रोग्लिया क्या काम करता है? बेसिकली जो हमें मज़ीद इन्फेक्शन से बताता है, मज़ीद इंजरी से बचाता है, और हमारे ब्रेन को जो भी डैमेज पार्ट होता है उसको ख़त्म कर देता है।
माइक्रोग्लिया के बारे में एक ये स्टोरी ये भी बिलीव की जाती है कि हमारे ब्लड में जो मोनोसाइट्स होते हैं, जो एज ए जब भी कोई बॉडी में इंजरी होती है तो वहाँ पे जाके हेल्प आउट करते हैं। तो मोनोसाइट जब हम पैदा हुए थे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ब्लड मूव करके क्या हमारे ब्रेन के अंदर वहाँ पे मोनोसाइट्स पे चले गए, और मोनोसाइट्स जो है फर्दर वो माइक्रोग्लिया में कन्वर्ट हो गए, ब्रेन में ही रह गए। और बाकी जैसे बाकी बॉडी में तो मोनोसाइट्स अभी भी हैं, लेकिन जो मोनोसाइट ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया के अपनी कन्वर्जन शो की उन्होंने, वो माइक्रोग्लिया उसकी एक फॉर्म है। अब ये न्यूरॉन्स की टाइप है जो मैंने न्यूरोग्लिया की टाइप है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। सबसे पहले एस्ट्रोसाइटोमा को देख लेते हैं। देखिए जैसे ये ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइटोमा उसकी एक डिफरेंट ब्रांचिंग है, उसकी फाइन ब्रांचिंग्स हैं, ठीक है ना। और हर ब्रांच के एंड में एक ये उसका एक फुट है, जिसको हम ये वाला फुट है उसका। तो ये क्या तय करता है, ये जगह जगह जाके कैपिलरीज के साथ अटैच हो जाता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है, जिसमें ये कैपिलरी की लेयर होती है, और इसके बाद उसमें ये एस्ट्रोसाइटोमा साइट्स की एक लेयर होती है। तो ये बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम वैसे हम कहते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसकी पढ़ रहे हैं टाइम हमने पढ़ी थी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये देखिए जिस तरह माइलिनेशन का प्रोसेस होता है कि माइलिनेशन कर रहा है, कि यहाँ पे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट का एक बड़ा सेल पड़ा हुआ है, उसके बाद उसके डिफरेंट जो पार्ट्स आते हैं, वो ये एक्सोन हमारा जा रहा है, ये पूरा एक एक्सोन जा रहा है। उसके बाद उसने जगह जगह आके अपने आप को कवर कर उसको रैप अप कर लेना है। तो ये प्रोटेक्शन कवरिंग बन गई है। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, यहाँ ये भी प्रोटेक्शन है, ये भी प्रोटेक्शन है, ये भी प्रोटेक्शन है, ये भी प्रोटेक्शन है। कुछ पार्ट हैं जो भी रहते हैं, लाइक ये कुछ पार्ट हैं जो भी रहते हैं प्रोटेक्शन से, लेकिन ये प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है। और ये पार्ट क्यों रहते हैं, इसका भी एक मकसद है जो इस लेक्चर के एंड पे माइलिनेशन का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमने पार्ट पढ़ा था, तीसरे नंबर पे सेल पढ़ते हैं एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल का मैंने आपको देखा सीएसएफ प्रोडक्शन में काम करते हैं और सीएसएफ मूवमेंट में। ये जो सीलिया बने हुए हैं, ये सारे सीलिया, ये जब मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, तो ये सेल की जो सीएसएफ है वो मूव करता है इसके साथ साथ। तो ये इनका काम है सिक्रीशन में भी और सीएसएफ की प्रोडक्शन में भी, और उनको सीएसएफ की मूवमेंट में भी, ठीक है। ये है माइक्रोग्लिया जो से हैं वो बताया गया डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि श्वान सेल से जब माइलिनेशन का प्रोसेस इन PNS होगा, तो यहाँ पे जो माइलिनेशन होगी वो श्वान सेल के थ्रू प्रोड्यूस होगी। जो श्वान ये है, ये माइलिनेशन का प्रोसेस हो गया। ये इन्होंने भी अपने आप को रैप अप कर लिया एक्सॉन के साथ, ये सारा एक्सॉन जा रहा था तो उसके साथ तो वो प्रोडक्शन बढ़ते हैं। जब ये माइलिनेशन होगी PNS के अंदर तो ये श्वान सेल्स होगा, और जब यही माइलिनेशन जो सी है वो CNS के अंदर होगी तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू होगी। ये थे न्यूरोग्लिया। अब आपको एक हम बार हमने ऊपर जितने भी अभी लेक्चर उसमें बार एक लफ्ज़ पढ़ा है माइलिनेशन। माइलिनेशन क्या है, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर हैविंग एक्सॉन कवर्ड बाय myelinated sheath are called myelination neurons or nerve fibers, while those not covered by myelinated sheath are non-myelinated neurons or nerve fiber. माइलिनेशन एक शीट होती है जो श्वान सेल से मिलकर बनती है। अगर हम PNS की बात करें या ओलिगोडेंड्रोसाइट से मिलकर बनती है, वो एक्सॉन के गिर्द शीट ऐसी शीट है, वो एक्सॉन के गिर्द लपेट हो जाती है। अगर तो वो लपेट हो गया, वो ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन्स कवर हैं, तो वो माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहेंगे। नर्व फाइबर जो हम बता रही हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, मतलब मल्टीपल न्यूरॉन्स से उनके एक्सॉन्स इकट्ठे मिलकर नर्व फाइबर बना रहे हैं, उसको कहते हैं नर्व फाइबर। अगर कवर नहीं थे तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे। माइलिनेशन कैसे होगी, श्वान सेल्स अराउंड एक्सॉन एंड फॉर्म मल्टीपल लेयर साउंड अराउंड एक्सॉन नेम एस माइलिनेशन शीथ कटर बदम श्वान सेल डिसअपियर लेटर। ये इस तरह ये है, ये एक परत है कि इसमें श्वान सेल्स कैसे हो गए, ठीक है ना। ये देखें, ये श्वान सेल्स सबसे पहले इस चक्र में श्वान सेल जो से हैं वो आए हैं, उन्होंने एक्सॉन की गेंद लपेटना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, वही उन्होंने इस तरह करना अपने आप को कवर रैप अप करना शुरू कर दिया है एक्सॉन के साथ साथ। कुछ अर्से बाद जो उनसा है वो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारी फाइनल लुक आएगी वो इस तरह होगी कि मल्टीपल जो ये लेयर्स हैं, ये इसके अंदर एक ही जब मुख्तलिफ रैपिंग की वजह से जो मल्टीपल लेयर्स बनी है उनसे एक शीथ डेवलप हो जाएगी, इसे हम कहेंगे माइलिनेशन शीथ। तो ये होगा क्या, ये एक जगह पे नहीं होती, ये इसमें ये
पहले एक सेल है, ठीक है ना, उसकी है, फिर ये दूसरा सेल है, तीसरा है और चौथा है, इस तरह मतलब इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं ये वाली। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। इस स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। अब इसका इस नोड ऑफ रेनवायर की क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत ये है कि ये हिस्सा जब हम इसमें नर्व एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम ये जो श्वान सेल्स का हिस्सा है, ये वाला, ये जो श्वान सेल्स की वजह से कवरिंग आई हुई है, माइलिनेशन चीज़ आ गई, ये हिस्सा एज ए